तो अगर टॉप 10 बेस्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोटीन आपको मीट में मिलता है या अंडे में मिलता है, लेकिन उसके साथ में उसमें बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि और हमारे अनाज में, हमारे दालों में, हमारे ब्रोकली में, हमारे जो नट्स हैं उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हम अभी डिवीजन करके आपको बताएंगे कि केवल अकेले दाल से ना तो हमारा सारे इसेंशियल अमीनो एसिड पूरे हो जाएंगे, ना तो हमारे सीरियल से जिसमें चावल और रोटी आता है या अनाज या राइस और गेहूं आता है, उसमें भी हमारा पूरा नहीं होता है। माने इसेंशियल अमीनो एसिड अगर हमको लेना है तो ईमानदारी से हमको दाल और रोटी दोनों खाना पड़ेगा साथ में। इसीलिए पहले के जमाने में कहा जाता था दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। इसीलिए इसको स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं, जो कि दोनों को मिक्स करके चावल दाल रोटी के साथ में अगर हम लेते हैं तो हमारा सारे इसेंशियल अमीनो एसिड, जो दाल में इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है वो रोटी से पूरी हो जाती है, जो चावल में कमी है वो दाल से पूरी हो जाती है। इस तरह से इसको मिक्स खाने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये कंपनसेटरी है, बाकी मीट और अंडे में तो सारी मिलती है, लेकिन उसके साथ में उसमें बहुत साइड इफेक्ट्स भी है। तो गरीबों का यह प्रोटीन भी कहा जाता है। अब हम कुछ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है कि घटाता है, क्या करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं बच्चे हमारे कार्बोहाइड्रेट जहां कम होता है तो उनका हाइट बहुत कम होती है या वो उनका विकास नहीं होता, या मिथ है। मैं अगले स्लाइड में आपको शेयर करूंगा कैसे मिथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि लो कार्बोहाइड्रेट खाने वाले लोग सोचते हैं मिथ में कि उनकी हाइट कम रहेगी और वो छोटे रहेंगे, तो ये एकदम गलत है। लो जैसे जिसको बच्चे को दुर्भाग्य से किसी को अगर शुगर हो गया, अगर वो हाई शुगर या हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए हार्मफुल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस गलतफहमी में न रहें कि अगर हम हाई डाइट का, हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो हमारा बच्चा बहुत लंबा होगा। ये बहुत गलतफहमी है। इससे और भी आप मतलब ये कह लीजिए इम्यूनिटी डाउन कर देगा, ये आपके बच्चे का ग्रोथ भी रोक देगा। अगर दुर्भाग्य से आपको शुगर है तो ये और भी हार्मफुल कर देगा। इसलिए मैं आपको प्यार से, शिद्दत से कहूंगा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट के फिर मतलब चक्कर में ना पड़े, उसके बारे में सोचें ना, बल्कि आप बैलेंस डाइट के तरफ चलें, जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा कि कैसे आप पता मतलब करेंगे कि ये हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है और ये कैसे मतलब हमारे लिए हार्मफुल है या अच्छा है। तो जो क्विकली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, माने ज्यों ही आप जीभ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट लें, कोई भी गुड़ लें, शहद लें, चीनी लें, या कोई भी ब्राउन शुगर लें, या कोई ऐसा सीरियल लें जिसमें मिक्सअप हो, या कोई ऐसा जूस लें जिसमें एडेड शुगर हो, या कोई ऐसा जो जैसे सोडा हो गया, मतलब ये कोका कोला हो गया, या कोई इस तरह से जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये कभी कभी कदाप न लें, क्योंकि ये तुरंत बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत इनको इसमें एनर्जी नहीं रहता है, ये एनर्जी लेस होते हैं, लेकिन इनके बच्चों को अच्छा लगता है, पेट तुरंत भर जाता है, ये फुलनेस की तरफ ले जाता है, बच्चों को मोटा की तरफ ले जाता है। जैसे ये हाल किया हुआ है इस समय हमारे लॉकडाउन में, बच्चे ज्यादा से ज्यादा मतलब सोडा है, कोको कोला है, सीरियल्स है, जूस है, टॉफी है लेते हैं, तुरंत मीठा लगता है और उनका पेट तुरंत खाली हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब भी हो जाता है और ये नुकसानदायक होता है। तो मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि और ये अगर कोई भी बच्चे नेट से जुड़े हैं तो हाई ग्लाइसेमिक डाइट के बारे में भी वो जान सकते हैं कि जितनी भी हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स हैं वो हार्मफुल होती हैं। यहाँ मैं कहूंगा कदाप न लें, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे सोडा हो, चाहे कोई भी सीरियल हो, कोई ऐसा जूस हो जिसमें कि एडेड शुगर हो, कदाप न लें। दूसरा है लो मतलब लॉन्ग, जो कि समय ले, ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा फल फ्रूट जो टाइम ले, जैसे हम सब्जी खा रहे हो, जैसे हम फल खा रहे हो, जैसे हम अनाज खा रहे हो, जैसे हम ब्रेड ले रहे हो, जैसे हम पास्ता ले रहे हो, जैसे हम कुछ नट ले रहे हो। वो करता क्या है कि वो भी ऊर्जा देता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। तो हम इसको ले सकते हैं किसी न किसी रूप में, इसको ले, इसमें भी फ्रूट है लेकिन ये प्योर फ्रूट है, ये इसमें राइस है। ये क्या है कि ज्यादा राइस देना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन ये 1% 2% इससे बेटर होता है। तो अगर हम वर्णन करें तो इसको भी उस फेज में जब किसी को शुगर हो या किसी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो तो वहां पे ये स्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये भी इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है हाई होता है, तो इसको भी हम लोग मना करते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है हमारा जो सीड्स है, बीन्स है, लेग्यूम है, नट्स है, सीड्स है, ये हमारे अच्छे जो जिनके ऊपर कवरेज हो, जो हमें फाइबर भी दें और वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में टाइम लें, माने लॉन्ग टाइम लें, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बहुत लो हो,
जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम कम हो, आप जीभ पे रखें तो बहुत देर पूछें, जैसे हम लोग पहले कहते थे ना कि 32 बार पूछिए, खाने को पीजिए, माने 32 बार पूछ के पानी की तरह करके तब उसको पीजिए। और वो 32 मिनट अगर आप भोजन करते हैं बैठ के इत्मीनान से, तब वो आपके बच्चे के लिए फ्रूटफुल होगा और वो ज्यादा हितकर होगा उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उसके एनर्जी में बदलने के लिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा फैट के बारे में। हमें पता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड या फैट हमारे बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसा संगीता बता रहे हैं कि सेल का निर्माण होता है विदाउट प्रोटीन और विदाउट फैट के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसेंशियल जो हमारे सेल को बनाता है, सेल से जो जैसे बता रही थी कि सीमेंट हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड बहुत जरूरी है। तो जो हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट की बात करके फैट पे आए हैं, तो ये इतना जरूरी है कि आप देखेंगे कि इससे जो हमारे इसेंशियल में अल्फा ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 8 दोनों जरूरत है बैलेंस बनाने के लिए, होमोस्टैटिक मेंटेन करने के लिए। ये तीनों जरूरत है। एक संबंध 20 के अनुपात में होना चाहिए या एक संबंध 30 के अनुपात में लेकिन होना चाहिए। लेकिन इस जो टॉक्सिसिटी के कारण या इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड की वजह से या जो हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से हमें प्रॉपर वे में मिलता नहीं है। यही फैट है जो हमको प्रॉपर वे में मिलता नहीं है, तो हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होता नहीं। संगीता ने इसमें बहुत ज्यादा अच्छा चर्चा किया कि हमारे जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान में, अब अगर देखा जाए तो प्रथम 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। वो ब्रेन का 90% पार्ट डेवलप हो जाता है। अगर आप उस रूप में देखें, चाहे वो डेंड्राइट के रूप में, चाहे वो ऑप्टिक नर्व के रूप में, चाहे वो माइलिन शीथ के रूप में, चाहे वो सेप्टिक साइनेबियल क्लेफ्ट के रूप में, चाहे आप ये समझ लीजिए जो एंटीनेटल विकास होता है, मैक्सिमम हमारा ब्रेन का पार्ट ओमेगा 3 या ओमेगा से होता है। और यही अगर हमको समझ में आ गया तो वो बहुत जरूरी है। वो किस पार्ट में होता है, हमको मिलता किस पार्ट में है, ये मैं आपको बताऊंगा कि 90% हमारा डेवलपमेंट मैक्सिमम एक तरह से 3 महीने से लेके पैदा होने के 6 महीने के अंदर मैक्सिमम हो जाता है। उसमें क्या मैक्सिमम होता है, वो ALA के रूप में होता है, अल्फा लिनोलेइक एसिड, जो प्लांट से निकलता है। दूसरा होता है DHA जो कि डेकोसा हेक्सा एनोइक एसिड के नाम से होता है। और तीसरा होता है EPA, इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, माने EPA, DHA और ALA। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ALA है वो प्लांट का सोर्स होता है। प्लांट का सोर्स से तो मिल गया, वो हमारे अखरोट से मिल गया, हमारे सीड से मिल गया, हमारे कुछ मतलब एनिमल प्लांट से मिल गया, लेकिन यह बहुत एक तो मामूली परसेंटेज 5% ही एब्जॉर्ब होता है। प्लस जो एब्जॉर्ब होता है वह DHA और EPA में टूटता है, तो वो भी केवल और केवल उसका 1 से 2% टूटता है। और उसके टूटने में जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होने में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एरेक्नोइड एसिड। ये जानना बहुत जरूरी है। यह एरेक्नोइड एसिड एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वह एक तरह से हमारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। यह इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारे बॉडी के और भी सेल्स को डैमेज करता है। तो अगर हम ज्यादा ALA लेते हैं, ज्यादा अल्फा लिनोलिक एसिड लेते हैं, तो उसको तोड़ करके DHA और ALA EPA फॉर्म में लाने में हमारे बहुत से बॉडी के सेल्स को डैमेज करना पड़ेगा प्रोस्टाग्लैंडिन के रूप में, जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया DHA और EPA है, उसको हमें लेना चाहिए और वो हमारे लिए ज्यादा हितकर है। इसके बारे में हम आगे बहुत चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। इसके बारे में अभी बता रहे थे कि जब हमको एक नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज होने के बाद डर खत्म हो जाएगा, उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम ज्यादा आपको बताएंगे। और लेमैन भाषा में अगर हम आपको बताएं, जैसे संगीता ने बताया था कि हमारा प्रोटीन और हमारे सेल्मन ओमेगा या इसेंशियल अमीनो एसिड या अच्छे फैट से हमारा अच्छे लिपिड से मेरा सेल तो बन गया। और सेल के बाद सेल को हम एक ईंट की तरफ मान लें, ब्रिस्क की तरह मान लें, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर रख के हमने एक मकान बना दिया। लेकिन उस मकान में मजबूती कैसे आएगा? मकान में मजबूती आएगा, जैसा हमारे मैडम संगीता ने बताया, कि मिनरल और विटामिन से आता है। जो एडहेजन होता है, जो उसमें मजबूती लाता है, वो हमारे अच्छे विटामिन और मिनरल लाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन है, मिनरल्स हैं, कौन फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कौन हमारे मिनरल्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे एक दीवार दिख रही है, उसमें जो बीच में सीमेंट मान लीजिए या निर्जीव चीज कह लीजिए, कि जो ईंट के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, वो आपका विटामिन वो हो गया, ये विटामिन मिनरल्स हो गए।
वो उसमें मैंने अभी आपको बताया कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के है, जो कि प्रचुर मात्रा में हमारे सेल के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी है। तो जो मैंने एक सर्कल के रूप में दिखाया है, इसमें जो मिनरल्स हैं वो बहुत जरूरी तत्व हैं। अगर हम उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो में प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, कैल्शियम हो गया, और आपका सेल्मन हो गया, मतलब आयल हो गया। और जब मैं माइक्रो की बात करूंगा तो माइक्रो में सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है वो आयरन की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट जरूरत होती है जिंक की। आयरन और जिंक की इस समय इतनी ज्यादा जरूरत है तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमारे इंसुलिन में जिंक जुड़ जाता है तो वो एक एज ए आइसोलेटर काम करता है, एज ए डोमिनेटर काम करता है, और उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, कैप्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। ऐसे जितने भी आप देखेंगे पेरिफेरल लेवल पर, चाहे वो सिलेनियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे जो भी आयरन हो, कॉपर हो, कोबाल्ट हो, मॉलिब्डेनम हो, ये सारे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसका भी मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। आप देखेंगे कि मैंने वही बता दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का किस कौन कौन है, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आगे। अब मैं आपको पिछले भी टॉपिक में मैंने बताया था कि किस तरह से ये हमारे जो विटामिन हैं, हमारे जो ये मिनरल्स हैं, किस तरह से हमारे इन्नेट इम्यूनिटी और हमारे एडाप्टिव इम्यूनिटी को मेंटेन करके हमको इम्यून रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिवनेस जो हमारा टीकाकरण का बात होगा, जिसको मैंने कहा ना, सरकार भी प्रयत्न कर रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं कैसे हम इम्यून हो। यही चार्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे इन्नेट इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को, काउंटर रेगुलेटरी को, इंटरफेरॉन को, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी को, एडाप्टिव इम्यूनिटी को। यही एडाप्टिव इम्यूनिटी आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जो हमारे टीकाकरण होने के बाद हमको इम्यून करेगा। तो ये जो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको स्लाइड दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि अगर ये पूरे तत्व हमको हमारे मिनरल के रूप में, हमारे विटामिन के रूप में, हमारे फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर हमारे बच्चों के बॉडी में जाता है तो उनको बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। तो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि हमारे न्यूट्रिएंट कैसे उसकी मदद करते हैं।